चलें जी, शुरू कर लेते हैं। थ्योरीज़ ऑफ डेवलपमेंट या थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग। अच्छा, इसमें कोई इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको एक ही लेक्चर में इसलिए इंक्लूड कर लिया है ताकि एक तो यह है कि पूरा एक कंबाइंड लेक्चर होगा तो सारी थ्योरीज़ उसमें डिस्कस होंगी। तो उसको कम्प्रहेंसिव तरीके से समझना भी आसान होगा और एक ही गो में सारी चीज़ें जो है वो क्लियर भी हो जाएंगी। देखें, जब हम बुक्स पढ़ते हैं बीएड वगैरह या एडी वगैरह के बुक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली कोई ऐसी डिस्टिंक्शन वगैरह नहीं दी गई है कि कौन सी थ्योरीज़ जो हैं वो डेवलपमेंट की हैं और कौन सी थ्योरीज़ जो हैं वो लर्निंग की हैं। उसमें सिंपली जो है थ्योरीज़ दी गई होती हैं और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टाइम उसको कैटेगराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको एज़ सच स्पेसिफिकली कैटेगराइज़ करने की ज़रूरत है भी नहीं, बट मेरा तरीका आप लोगों को पता ही है कि मैं चीज़ों को टेबल फॉर्म में या कैटेगराइज़ करता हूँ ताकि वो आसानी से हमें समझ भी आ सके और हम उसको जो है नोट्स वगैरह बनाने के लिए भी हमें आसानी हो उसमें। तो शुरू कर लेते हैं कि थ्योरीज़ ऑफ डेवलपमेंट और थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग आज हमारे पास उनमें से मतलब कौन सी मेजर थ्योरीज़ हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर हमने जो है वो एक लेक्चर लिया भी था। और लर्निंग की अगर बात करें तो उसमें हम सिर्फ कॉग्निटिव उसकी बात नहीं करेंगे, बल्कि उसमें काफ़ी सारी जो बिहेवियरिज्म वगैरह है उसमें भी थोड़ी सी थ्योरीज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंटल की जब हम बात करेंगे तो उसमें कुछ थ्योरीज़ ऐसी हैं जो आज रिपीट भी होंगी, क्योंकि उस पर हम एक दफ़ा लेक्चर ले भी चुके हैं। तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसका रेफरेंस जो है वो ज़रूर दूंगा। अच्छा, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, आप इसको थोड़ा सा समझें। सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ह्यूमंस ग्रो फिजिकली, कॉग्निटिवली, इमोशनली एंड सोशली। अगर आपको पिछला लेक्चर जो है वो याद हो तो उसमें हमने इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में जो है वो बात की थी कि फ़िज़िकल ग्रोथ की उसके जिस स्टेजेस वगैरह हैं वो सारी हमने डिस्कस कर ली थी। इसी तरह कॉग्निटिवली, इमोशनली एंड सोशली। तो डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो इसमें ये सारी जो हैं वो चीज़ें आती हैं। इसका एम क्या है, पर्पस क्या है? टू एक्सप्लेन पैटर्न्स, स्टेजेस एंड प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं या पैटर्न्स हैं उनको एक्सप्लेन करना इन थ्योरीज़ का जो है वो मकसद है। और ये हमें किस चीज़ में हेल्पफुल है? ये उसमें हमें हेल्प करती हैं ताकि हम स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझें कि एज के लिहाज से उनके अंदर उनके माइंड के अंदर, उनके इमोशंस के अंदर, उनके अंदर सोशली क्या कुछ उनके अंदर वो जो डिफरेंस है या वो तब्दीलियाँ जो है वो आती हैं, उसी हिसाब से जो है हम उनको चीज़ें वो पढ़ाएँगे। थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग जो है, हाउ पीपल एक्वायर नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं है, बट ये है कि थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग जो है वो स्पेसिफिकली फोकस्ड होती हैं हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के ऊपर, हमारी लर्निंग के ऊपर, ठीक है। लर्निंग इज़ अबाउट चेंजेस इन बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और टीचिंग। देखिए, इन चीज़ों के ऊपर ये जो है ज़्यादातर फोकस्ड होती हैं थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग। जबकि थ्योरीज़ ऑफ डेवलपमेंट जो है वो ऊपर जो हमने चार चीज़ें डिस्कस की उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होती हैं। इम्पोर्टेंस की तो ऑलरेडी मैंने बात कर भी ली। इट प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड पेडागोजी। ये हर लेक्चर में मैं बात करता हूँ कि साइकोलॉजी जो है ये बिल्कुल फाउंडेशन है, बुनियाद है पेडागोजी का। इट हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड लर्नर बिहेवियर। देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि हमने लर्नर को पहले अंडरस्टैंड करना है, बाद में उसको फिर समझाना है। फिर हम हम जिसको समझाते हैं, जो हमारा स्टूडेंट है, उसकी साइकोलॉजी को, उसके बिहेवियर को हम खुद समझेंगे। बाद में जो है हम उसकी बिहेवियर, उसकी साइकोलॉजी के मुताबिक जो लेसन्स हैं उसको टेलर करेंगे ताकि वो बेटर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। तो उसकी बिहेवियर, उसके नीड्स, उसकी पोटेंशियल वगैरह, वो सारी चीज़ें हमें कैसे समझ आएगी? जब तक हम साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं समझ सकते। तो थोड़ी सी ये मैंने डिस्टिंक्शन आप लोगों के सामने रख दी है उसका कि मतलब थ्योरीज़ ऑफ डेवलपमेंट का और उसका थ्योरीज़ ऑफ अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली चीज़ों को। साइको एनालिटिक थ्योरीज जो हैं। अच्छा,
इसमें जो सबसे हमारे पास फेमस थ्योरी है साइको एनालिटिक थ्योरीज़ में, वो सेगमेंट फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी है। साइको एनालिटिक थ्योरीज़ को आप पहले थोड़ा-सा समझें इस लिहाज से कि साइको ये साइकी से निकला है, ग्रीक वर्ड है, आप लोगों को पता ही है इसका। साइकी से निकला है। इट्स अ ग्रीक वर्ड व्हिच मीन्स माइंड और सोल, ठीक है? और एनालिसिस एनालिटिक ये तो आपको पता ही है कि टू ब्रेक समथिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट। चीज़ों को जो है वो अपने पार्ट्स में तोड़ना, उसको ठीक से समझना। तो जब साइकोसेक्सुअल थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें फिर ज़ाहिर है हम इंट्रिंसिक्स जो जो प्लेयर है या बायोलॉजिकल जो ड्राइव है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप इस बात को थोड़ा-सा ध्यान में रखें कि सिगमंड फ्राइड की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है वो उसको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। आज हम थोड़ी-सी उसके अंदर वो बारीकियाँ वगैरह डिस्कस भी करेंगे। बट साइको का मतलब है माइंड और सेक्सुअल का मतलब है इंस्टिंक्ट्स ऑफ प्लेयर, इंस्टिंक्ट ऑफ सेक्स या इंस्टिंक्ट ऑफ प्लेयर या बायोलॉजिकल जो नीड है। इसका एग्जैक्ट मतलब द एक्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगा, बल्कि हम किस चीज़ को सेक्स को हम डिस्कस करेंगे इन द सेंस ऑफ प्लेयर, ठीक है? इस हवाले से जो जो जब जब भी यहाँ हम सेक्स का मतलब डिस्कस करेंगे तो उसका बेसिक मतलब होगा जो बायोलॉजिकल नीड है या बायोलॉजिकल जो ड्राइव है या प्लेयर है, उसकी हम जो है वो बात करेंगे। तो इसमें थोड़ी 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले फ्रॉइड का जो नज़रिया है वो कहता है कि पर्सनैलिटी इज़ अ डायनामिक सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस डिज़ायर। देखिए, फ्रॉइड का जो जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि वो बात करता है अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस अच्छा, स्क्रीन विज़िबल है सबको? कोई मसला हो गया यार। प्लीज़ एक दफ़ा मुझे बता दें अगर सब लोगों को स्क्रीन विज़िबल है, ताकि मैं लेक्चर जो है वो आगे बढ़ा सकूँ। अच्छा, फ्राइड का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? किस चीज़ का है? वो अनकॉन्शियस माइंड की बात करता है। वो कहता है कि इंसान जो जो कुछ भी है वो किस चीज़ से बना है? वो अपने अनकॉन्शियस जो उसके डिज़ायर्स हैं या उसके अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं, वो उससे मिलकर जो है वो बना है। तो इसी लिहाज से जो है वो उसका उसने ह्यूमन माइंड को एक तरह से 3 या ह्यूमन साइकोलॉजी को एक तरह से 3 स्टेजेस में आप कह लें या 3 कैटेगरीज़ में जो है आप कह लें उसमें डिवाइड किया है। सबसे पहले जो है वो कहता है आईडी, दूसरा है ईगो और तीसरा जो है वो है सुपर ईगो। अच्छा, आईडी का क्या मतलब है? आईडी का मतलब है जो इंसान के प्रिमिटिव या इंस्टिंक्चुअल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी जो है उसके अंदर बाय बर्थ जो होती हैं, वो सारी चीज़ें वो इससे मुराद हैं आईडी से। ये बेसिकली वर्क करता है प्लेयर के प्रिंसिपल पर। किस चीज़ के प्रिंसिपल पर? प्लेयर प्लेयर के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। मैं आपको अगर सादा ज़ुबान में समझाने की कोशिश करूँ तो आईडी ये है जो इंसान के जितने भी डिज़ायर्स होते हैं बाय बर्थ या इंस्टिंक्चुअल जो उसके डिज़ायर होते हैं, जिसके अंदर कोई भी जो है वो कानून ना हो, कोई भी किस्म का जो सोशल उसके ऊपर इम्पेक्ट वगैरह ना हो। मतलब जो इंसान बेसिकली या नेचुरली चाहता है, तो इंसान बेसिकली या नेचुरली यही चाहता है कि वो प्लेयर चाहता है। और इसी को फ्रॉइड ने जो है आईडी का है। तो इसमें क्या है कि इंसान जो है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ड्राइव्स वो चाहता है कि इंसान की मतलब जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो
उसको इमीडिएटली जो है वो पूरा करना चाहता है, चाहे वो हंगर हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो एग्रेशन हो, जितनी भी उसकी फीलिंग्स हैं या डिज़ायर्स हैं, ठीक है। तो ये जो है प्लेयर के प्रिंसिपल पे काम करता है और ये अनकॉन्शियस या इरेशनल होता है। मतलब ये दुनिया को या दुनियावी जो उसूल होते हैं, जो मोरालिटी वगैरह होती है, ये उससे ज़्यादा जो है अपने प्लेयर के ऊपर काम करता है। ये बस इसी चीज़ के ऊपर रहता है कि जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल हों, रिगार्डलेस ऑफ मोरालिटी या रियलिटी। अच्छा, ईगो जो है वो रियलिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। ईगो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। कैसे? ये वर्क करता है एज ए मीडिएटर बिटवीन द अनरियलिस्टिक डिमांड्स ऑफ द आईडी एंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब आईडी जो कुछ चाहता है वो प्रैक्टिकली तो ज़्यादातर केसेस में पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये ईगो जो है, ये चूँकि रियलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सोसाइटी को देखता है, ये चीज़ों को देखता है कि मतलब क्या ये चीज़ें जो हैं सोसाइटी के लिए या प्रैक्टिकली या रियलिटी में क्या ऐसा करना पॉसिबल है। तो इसको जो है फ्रॉइड ने क्या कहा है, रियलिटी या ईगो जो है उसने कहा। अच्छा, सुपर ईगो जो है द इंटरनलाइजेशन या द इंटरनलाइज्ड मॉरल वैल्यूज़ एंड सोशल स्टैंडर्ड्स एक्वायर्ड फ्रॉम पेरेंट्स और सोसाइटी। अब होता क्या है, एक तो इंसान के अपने जो है डिज़ायर्स हैं, दूसरा क्या है सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रियलिटीज़ वगैरह हैं। तो इंसान जो है ज़ाहिर है हर टाइम आईडी के प्रिंसिपल पर तो नहीं चल सकता, वो रियलिटी को देखेगा। तो अल्टीमेटली होता क्या है, ये दोनों मिलकर इंसान को एक सुपर ईगो की तरफ ले जाते हैं। सुपर ईगो आप कहते हैं कि मॉरल परफेक्शन जो है, इंसान जब आखिर में अपने जितने भी उसके डिज़ायर्स वगैरह होते हैं उसको या तो गिव अप कर लेता है या सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है एक तरह से उसको डालने की कोशिश करता है। तो ये 3 तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है कि इंसान उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। मज़ीद उसने जो कहा है कॉन्शियस माइंड की उसने बात की है। तो कॉन्शियस माइंड को अगेन उसने जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। यहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। तो कॉन्शियस माइंड को उसने 3 लेवल्स में जो है वो डिवाइड किया है। सबसे पहले जो है वो कॉन्शियस माइंड है। सबसे पहले हमारे पास है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है प्री कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और थर्ड है अनकॉन्शियस माइंड। जी, तो कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड तो ज़ाहिर है सभी को पता है। दीज़ आर द थॉट्स एंड परसेप्शंस वी आर करंटली अवेयर ऑफ। ये हमारे वो ख़्यालात नज़रियात हैं जो भी करंटली हम अक्सर कहते हैं कि भाई तुम होश में तो हो, तो इसी को हम जो है वो कॉन्शियस माइंड कहते हैं। प्री कॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें होती हैं? इट इज़ द मेमोरीज एंड नॉलेज दैट आर नॉट इमीडिएटली एक्टिव बट कैन बी रिकॉल्ड। ये अभी हमारे दिमाग में इस टाइम तो है नहीं, बट अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। इसी को कहते हैं प्री कॉन्शियस माइंड। और जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो जो कि असल में जो फ्राइड का जो आप कह लें कि पॉइंट ऑफ थ्योरी है, पॉइंट ऑफ कंसर्न है, या जिसके ऊपर उसकी सारी जो थ्योरी है वो बेस्ड है, लास्ट वन अनकॉन्शियस माइंड। सो इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लेवल, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और हमारी जितनी भी बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर होते हैं हमारे हिडन डिज़ायर्स वगैरह या फियर्स या ट्रॉमास, मेमोरीज़ या जो हमारे रिप्रेस्ड थॉट्स वगैरह हैं, वो सारी कहाँ पर होती है, अनकॉन्शियस माइंड में। और इसी को जो है फ्राइड ने अपना जो है पॉइंट ऑफ थ्योरी बनाया, इसी के ऊपर उसने सारा जो है वो वर्क किया है कि किस तरीके से जो हमारे हिडन डिज़ायर्स होते हैं या जो हमारे रिप्रेस्ड थॉट्स वगैरह होते हैं वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए उसने किया क्या? इसके लिए उसने एक काम किया, उसने जो किताब लिखी थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, उसमें वो कहता है कि जो ड्रीम्स हैं उसको एक एक डोरवे उसने कंसिडर किया है कि इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में झांकने के लिए सबसे आसान और सबसे जो ज़रूरी रास्ता है वो क्या है, वो उसके ड्रीम्स हैं, ठीक है।
जब इंसान के ड्रीम्स और उसको हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में ज़्यादातर क्या है। तो आपने इसको समझा कि बेसिकली उसने ह्यूमन बिहेवियर को और ह्यूमन माइंड को कितने जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब वो क्या कहता है साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, चूँकि साइको एनालिटिक थ्योरी जो है ये एक डेवलपमेंटल थ्योरी है। इसमें इंसान का जो 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 माइंड है वो मुख्तलिफ पेजेस से गुज़रता है, ठीक है। और हमने बात की कि ये बायोलॉजिकल डिज़ायर्स के ऊपर उसने अपनी जो थ्योरी है वो प्लेस की है, जिसको हम सादा ज़ुबान में आप कह लें कि सेक्सुअल डिज़ायर्स या इस तरह की चीज़ों के ऊपर उसने अपनी थ्योरी को जो है वो प्लेस किया है। तो उसमें हम कहते हैं कि जो इंसान की फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है तो किस तरह से उसके माइंड वग़ैरह की इन द सेंस ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी किस तरह से उसकी भी वो डेवलपमेंट होती है। तो उसमें जो पहला सबसे हमारा स्टेज है वो क्या है? ओरल स्टेज है। इसमें क्या होता है? प्लेयर इज़ सेंटर्ड इन द माउथ, ठीक है? थ्रू सकिंग एंड बिटिंग। इसमें जितनी भी प्लेयर होती है वो माउथ में होती है, ठीक है? जो बच्चे होते हैं फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, वो क्या करते हैं? वो सकिंग करते हैं। स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है वो बच्चे क्या करते हैं? यहाँ से बच्चे जो है वो एक एक तरह से उनकी उनकी माइंड की ट्रेनिंग होती है, ठीक है? वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने आप समझें कि पेरेंट्स के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। और अगर इस टाइम पर उनको जो है वो प्रॉपर्ली वो तवज्जो, वो जो अफेक्शन उनको मिलना चाहिए, अगर वो ना मिले, तो फिर क्या होता है? जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो स्मोकिंग या ओवर ईटिंग वगैरह जैसी इश्यूज़ के उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। या आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े-बड़े बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी होते हैं, वो क्लास के अंदर बैठे होते हैं और वो जो है अपनी उँगली जो है वो उसको सक कर रहे होते हैं। तो वो कहाँ इश्यू कहाँ पर होता है? इश्यू फ्रॉइड के मुताबिक उसकी जो इश्यू है वो पैदाइश के पहले साल में जो उसका वो ओरल स्टेज था, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का, वो उसको पूरी तरीके से वहाँ पर वो जो है वो अटेंशन, वो तवज्जो वो नहीं मिली। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो अभी मसला उसकी बिहेवियर में वो आ रहा है। दूसरा जो स्टेज है वो एनल स्टेज है। अब देखें इस इन वर्ड्स में जो है आप थोड़ा-सा उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो क्रक्स है आप उसको थोड़ा-सा समझें। एनल स्टेज में क्या होता है, 1 साल से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनका जो फ़ोकस है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम सकिंग टू कंट्रोलिंग द बाउल मूवमेंट्स, ठीक है? अब यहाँ पर उनकी जो है वो क्या होती है? टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। बच्चों की क्या होती है? टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। लेकिन उनका जो जो मेन एम है वो क्या है? वो सेल्फ कंट्रोल चाहते हैं। इस एज में जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ कंट्रोल चाहते हैं अपने टॉयलेट के जो उसके नीड्स हैं उसके ऊपर वो सेल्फ कंट्रोल चाहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि 2 तरीके से जो है उनकी पेरेंट्स उनको गाइड कर सकते हैं उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग के हवाले से 2 तरीके से उनकी जो है वो ट्रेनिंग हो सकती है। एक ये कि उनके अगर पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप समझें कि स्ट्रिक्ट हैं टॉयलेट ट्रेनिंग के हवाले से, तो उस बंदे को यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा-सा, जी, यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, वो उस बंदे को क्या होता है? एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऑफ कह दें। एनल रिटेंटिव एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी, मतलब ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनके अंदर क्या होगा? एक तो वो बहुत ज़्यादा जो है क्लीनलीनेस का शिकार होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं, मतलब हद से ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं। तो ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और ये आया कहाँ से है? ये तब से आया है जब उसके वालिदैन उसकी जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग कर रहे थे। तो अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है टॉयलेट ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा? बंदे के अंदर जो है वो परफेक्शन आएगी और वो जो है ऑब्सेसिव विद क्लीनलीनेस होगा और उसके अंदर थोड़ी-सी वो रिजिडिटी आ जाएगी इन चीज़ों के हवाले से। लेकिन अगर उसके वालिदैन जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग को नॉर्मल से जो है ज़्यादा जो है उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, तो फिर उसके अंदर क्या होता है? एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एनल
एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है। अच्छा, उनके अंदर फिर क्या होता है, एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो केयरलेस होंगे, उनके अंदर एक मेसीनेस होगा, वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। ठीक है। और हेल्दी रिजोल्यूशन क्या होगा, हेल्दी रिजोल्यूशन ये होगा कि उनके वालिदैन जो है वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों, ना बहुत ज़्यादा जो है वो लूज़ तरीके से उनकी जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो करें। तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो एक नॉर्मल बिहेवियर जो है वो शो करेंगे। अच्छा, पेलेक स्टेज जो है 3 to 6 ईयर, इसमें आप कह दें कि जो फ्राइड की जो थ्योरी है जिसको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है वो इसी स्टेज के हवाले से है, पेलेक स्टेज के हवाले से उसको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। मैं एक दफ़ा सारा जो है ये क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि जी। अच्छा, फ्रॉइड की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड की जाती है, कहाँ पर, पेलेक स्टेज में। इसमें क्या होता है, वो कहता है कि जो प्लेयर है इस एज में, दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द जेनिटल्स, दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द जेनिटल्स। इन पॉइंट्स को सेगमेंट फ्राइड के हवाले से थोड़ा समझना ज़रूरी है। जेनिटल्स में उसकी आ जाती है सारा जो पॉइंट ऑफ प्लेयर है। इसमें दो चीज़ें आप लोग नोट करें, ओडिपस कम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। अच्छा, ये जो स्टेज है इसमें दो चीज़ें जो हैं, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। ओडिपस और इलेक्ट्रा की जो स्टोरीज़ वगैरह है उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, वो तो एक अलग बहस है कि जो उनकी, ये असल में दो कैरेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रा और ओडिपस, ये दोनों जो है ये ग्रीक माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से, ओडिपस और इलेक्ट्रा, ये दोनों ग्रीक माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स हैं। हम उनकी स्टोरीज़ को डिस्कस नहीं करते, लेकिन जो क्रक्स है, जो सेगमेंट प्राइड जिस चीज़ को समझाने की कोशिश करता है, वो क्या है, वो कहता है कि इस एज में जो बच्चे होते हैं, आप एज को नोट कर लें, फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स, तो आप समझें कि इसका मतलब एडल्ट सेक्सुअलिटी नहीं है। अगर इस एज में बात करेंगे किसकी, जेनेटल्स की अगर बात करेंगे, तो उसका मतलब एडल्ट सेक्सुअलिटी नहीं होगा, बल्कि वो एक जेंडर आइडेंटिटी जो है वो चाहते हैं। आप इस बात को समझें कि इस एज में जो फीमेल्स होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हैं कि उनकी जो 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 फादर हैं उसको उसकी सबसे ज़्यादा अटेंशन या तवज्जो जो है वो डॉटर को मिले। तो इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स असल में ये वर्ड जो है ये ख़ुद फ्रॉइड ने नहीं, बल्कि उसके जो स्टूडेंट थे कार्ल यंग, आपने नाम सुना होगा कार्ल यंग, उसने बाद में इस वर्ड को जो है कॉइन किया था। ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात खुद फ्रॉइड ने की थी। वो कहता था कि जो मेल होते हैं इस एज में, जो लड़के होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, वो एक तरीके से फादर के साथ उनकी जेलसी होती है, और वो कहते हैं कि उनको अपनी मदर की जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है वो मिले। ठीक है। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि फ्रॉइड ने इस चीज़ में एक थोड़ी-सी एग्ज़ैजरेशन की है, ये किया है, वो किया है, बट बहरहाल हम उस बहस में तो नहीं जाएँगे। हमारे लिए इतना समझना जो है वो ज़रूरी था। मैंने इस चीज़ को हाइलाइट भी किया कि इस एज में जो है अगर कोई फ्रॉइड के ऊपर वो करते भी हैं, एतराज़ करते भी हैं, तो वो उन सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि ये जो एज है ये फ्रॉम 3 ईयर्स टू 6 ईयर है। तो इसका मतलब तो बिल्कुल भी एडल्ट सेक्सुअलिटी नहीं है, बल्कि वो एक जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन के स्टेज में होते हैं बच्चे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो रिज़ॉल्व किस तरह होती है, ये इशू जो है ये रिज़ॉल्व किस तरह होती है। ये इस तरीके से रिज़ॉल्व हो जाती है कि बच्चे को ये बात समझ आ जाती है कि उनकी जो मदर है या जो उनका फादर है, वो कम्प्लीटली जो है उनको अवेलेबल नहीं हो सकते। तो होता क्या है कि उनकी एक जेंडर आइडेंटिटी बन जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है, जो इलेक्ट्रा है, मतलब जो जो फीमेल है, वो अल्टीमेटली अपनी मदर जैसी बनने की कोशिश करती हैं, और जो ओडिपस है, जो बॉयज़ हैं, वो अल्टीमेटली अपने फादर जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये एक हेल्दी रिजोल्यूशन है इस इलेक्ट्रा एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स का।
अगर ये हेल्दी तरीके से जो है वो हल ना हो तो फिर क्या होता है, जो बॉयज़ हैं उनके अंदर फिर एग्रेसिव बिहेवियर या डिफ़िकल्टी इन रिलेशनशिप्स आ जाती हैं, या वो एक्सेसिव मैस्कुलिनिटी वगैरह जैसी चीज़ों में वो पड़ जाते हैं, ठीक है। जो गर्ल्स होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी या कम्पिटिटिवनेस, जो है कम्पिटिटिवनेस या लो सेल्फ इस्टीम जैसी इश्यूज़ जो हैं उनकी पर्सनालिटीज़ के अंदर वो आ जाती हैं। जो लास्ट स्टेज है लेटेंसी का, फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स, इसमें जो है सोशल स्किल्स के ऊपर ज़्यादा बहस होती है, रादर देन कि जो फ्रॉइड की जो स्टार्ट से जो थ्योरी चल रही थी कि वो ज़्यादा बात जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर के ऊपर करता था। तो वो कहता है कि इस एज में जो है वो चीज़ कम हो जाती है और ज़्यादातर फोकस सोशल स्किल्स या सोशल जो है वो उसके ऊपर आ जाती है। तो इस एज में क्या करते हैं बच्चे, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, या जो है वो बाकी बच्चों के साथ वो फ्रेंडशिप करते हैं, रिलेशनशिप्स में आते हैं, कल्चरल वैल्यूज़ को, डिसिप्लिन को और टीम वर्क को जो है वो बहुत ज़्यादा फिर मतलब है कि उनकी पॉइंट ऑफ फोकस होता है। तो ये कुछ जो है, हाँ, इसमें एक और एज भी है, जेनिटल एज, जो कि 12 प्लस का है। तो उसमें फिर फ्रॉइड के मुताबिक जो है बंदे के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है और वो प्रॉपर्ली जो है रिलेशनशिप्स वगैरह फॉर्म करना शुरू कर देता है। तो इसमें थोड़ा-सा आप ये समझें कि ये सारे जितने भी हमने स्टेजेस डिस्कस कर लिए हैं, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन आता भी है तो वो बिहेवियर के हवाले से आता है कि अगर इस तरह का बिहेवियर हमें देखने को मिले तो फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल जो एनालिटिकल थ्योरी है उसके मुताबिक जो है ये फ़लाँ किस्म का जो बिहेवियर है वो किस स्टेज की वजह से या किस स्टेज के इश्यूज़ की वजह से जो है वो बना है। तो थोड़ी-सी हमने इस चीज़ के ऊपर बहस की, फिर भी अगर इसमें कोई स्टेज आप लोगों को समझ नहीं आई, कोई भी मसला है तो आप इसको मज़ीद हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ इसकी पीडीएफ भी शेयर करूँगा, उसमें थोड़े से डिटेल में ये चीज़ें मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस इसकी क्या-क्या हैं? एक दफ़ा स्क्रीन को थोड़ा-सा क्लियर कर देते हैं। अच्छा। देखिए, इसी चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे जब हमने लेक्चर शुरू भी कर रहे थे, और ये जो हम साइकोलॉजी को पढ़ते भी हैं तो इसी एंगल के हवाले से पढ़ते हैं कि अर्ली एक्सपीरियंसेस जो होते हैं दे शेप पर्सनालिटीज़ ऑफ द लर्नर्स, ठीक है। तो जो टीचर है उसको जो है ये बातें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो बच्चे की बैकग्राउंड है या जो जिस फैमिली से, जिस कल्चर से वो बिलोंग करता है, या उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर होंगी तो टीचर को अपने लर्नर को समझना और उसको समझाना दोनों आसान हो जाएगा। बाकी तो इसमें वही कॉमन पॉइंट्स है, उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बहस नहीं करते। एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी है। जिस तरह वहाँ पर साइको सेक्सुअल थ्योरी थी, तो यहाँ पर एरिक्सन की क्या है, साइको सोशल थ्योरी है। अच्छा, तो इसके 8 स्टेजेस हैं हमारे पास, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी की 8 स्टेजेस हैं। साइको सोशल थ्योरी, अच्छा, जो उसकी फ्रॉइड की थ्योरी थी वो तो मैंने आपसे कह दिया कि बायोलॉजिकल जो डिज़ायर हैं उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। लेकिन जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है वो ज़्यादातर सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट जो है वो फ़ोकस्ड हैं। ये कहता है कि सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो अनकॉन्शियस डिज़ायर को बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस करते हैं। एक सेकंड ज़रा, मैं इसीलिए कहता हूँ कि स्टार्ट में जो है लेक्चर को जॉइन किया करें, बाद में एडमिट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जॉइन हो गए सब?
काइंडली मुझे एक दफ़ा बता दें, जो नोटिफिकेशन बार बार आ रही थी, क्या जॉइन हो गए या नहीं? अच्छा, जो लोग जॉइन नहीं कर पाए उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो भी मिलेंगे। तो इसमें सच ऐसा कोई इशू नहीं है। अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। एरिक्सन की थ्योरी की बात हम कर रहे थे। तो जो फ्राइड की थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डिज़ायर्स के ऊपर जो है फोकस्ड थी, लेकिन जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो बहुत ज़्यादा सोशल एंड कल्चरल जो है एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इसकी जो स्टेजेस हैं उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट वाला स्टेज है। ये फ्रॉम ज़ीरो टू वन ईयर, फ्रॉम ज़ीरो टू वन ईयर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, ज़ाहिर है वो जब इस दुनिया में आते हैं तो उनका ये पहला साल है और वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं इस दुनिया के अंदर, कि जो उनके केयर गिवर्स हैं, जो उनका ख्याल रखने वाले लोग हैं, अगर तो वो उनको उनका प्रॉपरली ख्याल रखते हैं, ठीक है, ये उनको जो है वो सही तरीके से लव मिलता है, फूड या सेफ्टी जो उसके नीड्स हैं, अगर वो प्रॉपरली मिलती हैं उनको, तो फिर क्या करते हैं वो एक तरीके से ट्रस्ट उनका बिल्ड हो जाता है किस चीज़ के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर। वो समझते हैं कि जिस दुनिया में हम आए हैं वो एक सेफ़ जगह है उनके लिए, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपरली नहीं मिलती तो वो फिर उनके अंदर क्या होता है, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक किस्म का फ़ियर या इनसिक्योरिटी जो है या सस्पिशन टुवर्ड्स पीपल जो है वो डेवलप हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट स्टेज क्या है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट का। ये फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर, इस एज में आप देखिए कि उसका जो फ्रॉइड के अंदर फ्रॉइड की थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किया, वो इस एज में उनकी टॉयलेट जो है वो ट्रेनिंग हो रही होती है। तो इस एज में वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं, ठीक है? इस एज में वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं। वो अपने टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर, अपने ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, अपने वॉकिंग वगैरह, उस तरह की जितनी भी उनकी बॉडीली मूवमेंट्स हैं, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं, ठीक है? तो अगर उनको एनकरेजमेंट मिलती है तो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर फिर क्या डेवलप होता है, एक तरीके से ऑटोनॉमी जो है वो बिल्ड होती है। ये हमें उस टाइम पर नज़र नहीं आती। जब वो बच्चे बड़े हो जाएँगे, जब वो स्कूलिंग में आएँगे या उनकी पर्सनैलिटी में बाद में जो है एडल्ट लाइफ़ में उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें हमें नज़र आएँगी। अगर तो हम मतलब उनको बहुत ज़्यादा डाँट-पीट पड़ती है या वो हेल्पलेसनेस वो महसूस करते हैं, तो फिर उनके अंदर उसकी पर्सनैलिटी के अंदर फिर क्या क्रिएट होता है, शेम क्रिएट होता है या डाउट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये आप देखें, ये अभी जो है एरिक एरिक्सन ने किस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है डेवलपमेंट को, कि बच्चों की जो है वो सोशल एस्पेक्ट को बयान किया है कि लोगों के साथ उसके जो ताल्लुकात वगैरह हैं, किस तरीके से वो उसके माइंड को और उसके बिहेवियर को शेप करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, जो थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो बच्चे अब एज को देखा करें, एज को देखें, एज कौन सा है, फ्रॉम 3 ईयर्स टू 6 ईयर का जो एज है, इसमें बच्चे ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो सवाल पूछते हैं, वो नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, वो नई-नई चीज़ों को देखते हैं। तो अगर इस एज में बच्चों को जो है वो बहुत हम सपोर्ट करेंगे, उसके सवाल पूछने को सपोर्ट करेंगे, उसकी एक्सप्लोरेशन को सपोर्ट करेंगे, तो उनकी जो पर्सनालिटी है, जब वो बड़े होंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, फिर एक इनिशिएटिव लेने का जो एस्पेक्ट है वो बिल्ड होगा। लेकिन अगर जो है हम उसको बहुत ज़्यादा डांट पीट पड़ती है या हम प्रॉपरली पॉजिटिव तरीके से हम उसको सपोर्ट नहीं करते, उसके क्वेश्चंस पूछने को हम जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो फिर उनके अंदर क्या आता है, वो गिल्ट आता है या उनके अंदर जो है हेजिटेशन वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। जो नेक्स्ट स्टेज है वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी का है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी का। अच्छा, ये इतना ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, आपको खाली इन थ्योरीज़ के बारे में बताना है और थोड़ा-सा आपको मुतारफ़ कराना है इन चीज़ों से, ताकि जब आप लोग खुद भी इन चीज़ों को बाकी बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ी बेसिक नॉलेज इसके बारे में हो। स्कूल ईयर्स में आप देखें कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, ये जो एज है फ्रॉम 6 ईयर टू 12 ईयर, अब बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में आ गया है, वो स्कूल ईयर्स में है, ठीक है।
तो अब स्कूल ईयर्स में बच्चे की जो फोकस होती है वो किस चीज़ के ऊपर होती है, कंपिटेंस, अचीवमेंट या टीम वर्क के ऊपर होती है। क्लियर है? तो अगर वो जो कुछ अचीव कर रहा है उसके लिए उसको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, तो वो क्या करता है फिर उसके अंदर एक सेंस ऑफ इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होता है। वो कहता है कि मैं काबिल हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है, मेरे अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, मैं ज़िंदगी में जो है कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव तरीके से फीडबैक्स नहीं मिलती, उसको सपोर्ट नहीं मिलता, टीचर्स जो है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, ओवरली क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो फिर उसकी पर्सनालिटी के अंदर इन्फीरियॉरिटी का जो है एक कॉम्प्लेक्स वो पैदा हो जाता है। इसमें ज़ाहिर है सिर्फ टीचर की बात नहीं आती, पेरेंट्स का भी रोल आता है, सोसाइटी का भी रोल आता है। उसको हम नेक्स्ट जो थ्योरीज डिस्कस करेंगे उसके अंदर फिर वो चीज़ें आएगी मज़ीद। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का। तो अब आप एज को देखें फ्रॉम 12 टू 18 ईयर्स, ये हम मेरे ख़्याल से पिछले लेक्चर में इसके ऊपर बात कर भी चुके हैं। अब जो बच्चा है वो मिडल और हाई स्कूल के अंदर आ चुका है, और इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि इसमें आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन किस तरह से उसकी पर्सनालिटी के अंदर जो है वो आती हैं, ठीक है। इस एज की जो बच्चे की साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, ये इस पर मैंने डिटेल में जो है बहस की थी कि इस एज में वो अपनी एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन की एज में होते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, किस चीज़ के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ, या कौन क्या मैं बनना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें वो इस एज में तय करने की एक तरीके से कोशिश करते हैं। तो अगर उनको टीचर की तरफ से सही गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट मिलता है, कोचिंग मिलती है, तो वो फिर जो है पॉजिटिव तरीके से अपनी एनर्जीज़ को जो है वो यूज़ कर सकता है। अदरवाइज़ फिर वो रोल कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। मतलब वो उसकी आइडेंटिटी एक तरीके से लॉस्ट हो जाती है, उनको नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्या करने आया हूँ। अच्छा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का, अब आप एज को देखें, ये 18 से 40 साल तक है, जो इसको हम यंग एडल्ट एज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का, इसमें ज़ाहिर है एबिलिटी टू फॉर्म डीप या मीनिंगफुल कनेक्शंस जो है उसकी हम कोशिश करते हैं। आप देखें एज को 18 से 40 का है, तो अगर उसकी जो है प्रॉपरली कमिटेड रिलेशनशिप्स बनती हैं, तो फिर उसके अंदर वो ट्रस्ट और उसका बिल्ड होता है, इमोशनल बॉन्ड्स जो है वो उसके बनते हैं, उसकी इंटीमेसी सही तरीके से फिर वो बनती है। अदरवाइज़ अगर वो जो है उसकी वो बॉन्डिंग सही तरीके से नहीं बनती, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं बनते, कमिटेड रिलेशनशिप्स नहीं बनते, तो फिर क्या होता है, फिर उसके अंदर फ़ियर ऑफ कमिटमेंट आ जाता है, फिर वो लोनलीनेस का शिकार हो जाता है, फिर एक तरीके से वो इमोशनल विथड्रॉल का शिकार हो जाता है, जिसको हम आइसोलेशन कहते हैं। ये 6th जो है स्टेज है। 7th स्टेज किस चीज़ का है? जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का। अब जो है बंदा, इसको हम आप ये कह दें कि थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका है, बल्कि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। उसको मिडल एडल्टहुड का जो एक एज है वो भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी या गाइड द नेक्स्ट जनरेशन। वो उसने ज़ाहिर है ज़िंदगी से एक जो है वो एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो वो चाहता है कि अब वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे, कुछ दे सोसाइटी को, कोई मीनिंगफुल लेगेसी जो है वो छोड़ के जाए। तो अगर ये चीज़ जो है वो प्रॉपरली आती है उसकी तरफ से, तो वो मतलब है एक तरीके से जनरेटिविटी का उसके अंदर वो एक पॉजिटिव जो है वो वाइब आती है उसको, और वो चिल्ड्रन को रेज़ करने में या मेंटोरिंग में, टीचिंग में, कम्युनिटी सर्विस में, इस तरह की चीज़ों के अंदर, या क्रिएटिविटी उसके जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर आ जाती है। अदरवाइज़ अगर ये ऐसा नहीं होता एज़ उसके वर्क के मुताबिक, तो वो फिर क्या करता है, वो लैक ऑफ पर्पस या मिडल लाइफ क्राइसिस का जो है वो शिकार हो जाता है। ये इसको समझना खाली इसलिए ज़रूरी है कि एज़ ए टीचर जो है हम इस एज में होते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी अपनी कुछ जो बायसेस होती हैं या जो हमारी अपनी कुछ आप समझें कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं इस एज में, वो जो है इन्फ्लुएंस होती हैं बच्चों के ऊपर। ठीक है, तो इस एज में हम बच्चों से ज़्यादा खुद को समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट हमारे पास है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्फेयर का। ये इसमें ये बिल्कुल जो है 65 प्लस एज के अंदर ये खूबियाँ ये बल्कि ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं ये उस एज में आ जाती है। इसमें क्या होता है, जो बंदा है वो अपनी ज़िंदगी को पीछे की तरफ देखता है,
उसको एक सेंस ऑफ फुलफ़िलमेंट का एहसास होता है। अगर उसने एक फुलफ़िल्ड लाइफ़ जो है वो गुज़ारी हो, तो वो सोचता है कि मैंने एक अच्छी लाइफ़ गुज़ारी है, एक फुलफ़िल्ड लाइफ़ गुज़ारी है, मीनिंगफुल लाइफ़ गुज़ारी है, तो उसको इंटीग्रिटी का एहसास होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको एक डिस्पेयर का, डिसअपॉइंटमेंट का या रिग्रेट का जो है वो एहसास होता है। तो एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल तरीके से इंसान के जो लर्निंग है या सीखने की सलाहियत है उसको एक तरीके से समझने की कोशिश की है या डिवाइड करने की कोशिश की है। अच्छा, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? एजुकेशनल सेटअप के अंदर हम उसकी जो थ्योरी है उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे? ठीक ठीक है। उसकी जो साइकोलॉजी है उसको तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि एजुकेशनल सेटअप के अंदर इस थ्योरी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है? बिल्ड ट्रस्ट इन अर्ली ईयर्स। अर्ली ईयर्स जो है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप क्या करें, आप बच्चों का जो है एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करें। दूसरे स्टेज में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम का जो एज है उसमें बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, केयर दें, ताकि उसकी जो है वो नेक्स्ट जो जब बड़े होंगे तो उनकी लाइफ में या उनकी पर्सनालिटी के अंदर ऐसे डिसऑर्डर्स जो हैं वो ना हों, ठीक है? उसकी जो एफ़र्ट्स हैं उसके जब वो इनिशिएटिव्स लेते हैं उसको एक तरीके से एप्रिशिएट करने की कोशिश करें। मतलब जितने भी ये वाले साइड की खूबियाँ हैं आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप कर सकते हैं, आप इन खूबियों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें ताकि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो वेल ग्रूम्ड एक उसकी पर्सनैलिटी वो डेवलप हो। अच्छा, कॉग्निटिव थ्योरीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में बहस नहीं करूँगा, ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर मिस कर लिया है या किसी को वो लेक्चर नहीं मिला तो मैं उसको जो है यूट्यूब पे डाल दूँगा। आई थिंक वो मैंने डाली भी हुई है। आप एक दफ़ा क्यूरी का जो यूट्यूब चैनल है, अ, आप चेक कर लें उसको, क्यूरी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से, तो अगर ये थ्योरीज़ आपको वहाँ पर मिल जाती हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस की थी। जीन पियाजे की थ्योरी है और वो मैं देखता हूँ कि जी, लेव वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है ये भी, जी, और जेरोम ब्रूनर, ये तीनों जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज़ हैं, ये तीनों थ्योरीज़ पिछले जो लेक्चर हैं उसमें डिटेल में जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं। आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा इतना इशू है भी नहीं, इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस लेक्चर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं, फिर भी अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको मज़ीद या इस पर ऊपर बहस की जाए तो आप अभी से मुझे बता दें, अदरवाइज़ मैं जो है नेक्स्ट स्टेज में मूव कर लेता हूँ। क्या कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करें या नेक्स्ट स्टेज पे मूव करें? एक दफ़ा आप स्क्रीन को देख लें, आप लोगों को खुद ही याद आ जाएगा, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलें, अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, जीन पियाजे, अच्छा इसमें ये भी एक डेवलपमेंटल थ्योरी है, ठीक है? लर्निंग की थ्योरी नहीं है बल्कि डेवलपमेंटल थ्योरी है। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। जीन पियाजे की जो बेसिक उसकी थ्योरी का क्रक्स है वो कहता है कि नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, ठीक है? तो उसने जो है वो लर्निंग को स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, बच्चे वो एक्सप्लोर करते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को थ्रू दियर सेंसेस। इसमें सिर्फ एक पॉइंट जो है वो क्या होता है, क्या ज़रूरी है समझना या याद रखना, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस का। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस चीज़ को कहते हैं? इस एज के जो बच्चे हैं उनसे आप कोई चीज़ अगर छुपा भी लें तब भी उनको पता होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। इस स्टेज में बच्चे की उम्र क्या होगी? 2 साल तक, 0 से 2 साल तक उसकी उम्र होगी, और उसको ये पता होता है कि कोई चीज़ अगर आपने उससे छुपाई भी हुई है तो उसको पता होता है कि वो चीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, वो मौजूद है। दूसरा जो स्टेज है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, 2 साल से 7 साल तक। तो इस एज में बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है? पहली बात तो उसके अंदर ईगो सेंट्रिसिज्म होता है। ईगो सेंट्रिसिज्म क्या चीज़ है? ईगो सेंट्रिसिज्म ये चीज़ है कि उसको दूसरों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरों की बात जो है वो सही तरीके से समझ में नहीं आती। वो दूसरे के एंगल से किसी सिचुएशन को नहीं देख सकते, ठीक है?
और दूसरा जो अहम पॉइंट है वो है सिंबॉलिक प्ले का। वो प्रिटेंड गेम्स या रोल प्ले वगैरह इस तरह की चीज़ें वो उसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश वो बहुत ज़्यादा करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट भी है इससे रिलेटेड, वो मैंने उस पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एनिमिज़म का कॉन्सेप्ट है। एनिमिज़म किसे कहते हैं कि जितने भी इनएनिमेट चीज़ें हैं, वो चीज़ें जिनके अंदर जान नहीं है, इस एज के जो बच्चे हैं उनको लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो अलाइव हैं, उनके अंदर जो है वो जान है। अच्छा, थर्ड जो स्टेज है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का एज का है, वो 7 साल से लेके 11 साल तक है। इसमें आप ये 2 चीज़ें जो हैं वो याद रखें कि एक तो बच्चे ने लॉजिकल थिंकिंग वो थोड़ी बहुत डेवलप कर ली है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर ली है, लेकिन वो जो है लिमिटेड होती है कंक्रीट चीज़ों तक। आप इसको याद रखा करें। उसकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो चुकी है, लेकिन कंक्रीट चीज़ों तक, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकते। ठीक है? दूसरा जो है वो कंज़र्वेशन को नहीं समझते इस एज में। आप देखें 7 साल से नहीं, इस एज में जो है वो कंज़र्वेशन को समझ लेते हैं। जो पिछला स्टेज है 2 से साल से 7 साल तक का जो एज है, उसमें वो कंज़र्वेशन को भी नहीं समझते। कंज़र्वेशन क्या है? कंज़र्वेशन ये है कि आपने थोड़ा-सा पानी लिया, उसको एक जो है कदरे छोटा ग्लास है या बारीक ग्लास है, अगर उसके अंदर डालेंगे तो ग्लास जो है वो फुल हो जाएगी। वही पानी अगर आप किसी थोड़े से बड़े ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जो है वो फुल नहीं होगी। तो जो 2 साल से 7 साल तक के बच्चे हैं, उनको जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि जो बिल्कुल फुल ग्लास जो है, हमें वो वाला ग्लास चाहिए। लेकिन जो 7 साल से 11 साल तक के बच्चे हैं, अभी उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग वो थोड़ी-सी वो इम्प्रूव हो चुकी है, तो उनको कंज़र्वेशन जो है अभी समझ में आती है। उनको पता होता है कि चाहे ग्लास छोटा हो या बड़ा हो, बारीक हो या मोटा हो, पानी या शरबत जो कुछ भी है, जूस है, वो उसके अंदर सेम ही रहेगा, ठीक है? लास्ट जो स्टेज है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, 12 प्लस ईयर का। अब इसमें बच्चे की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो कंप्लीटली जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, वो एबिलिटी उसकी इम्प्रूव हो चुकी है। वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी कर सकता है। इसके अलावा सोसाइटल जितनी भी नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जितने कस्टम्स हैं, वो उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर सकता है, और उसकी एक तरीके से क्रॉस चेकिंग भी वो कर सकता है। वो जस्टिस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, इस तरह की चीज़ों को वो उसके ऊपर थिंकिंग करता है। इसीलिए हम जो है मैथमेटिक्स में अलजेब्रा वगैरह इसी स्टेज में ही शुरू करते हैं, क्लास 6 में। तो इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? मैच टीचिंग स्ट्रेटजीज़ टू लर्नर स्टेज, ये बहुत ज़रूरी है। जितना भी हम बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाते हैं, तो हम उसकी एजुकेशन, उसके माइंड को, उसके स्टेजेस को देखते हैं कि भाई वो अभी किस स्टेज में है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है। उसी के हिसाब से जो है हम अपने लेसन्स को वो टेलर करते हैं, ताकि उस स्टेज में वो बच्चे को वो चीज़ें समझ आ सकें। बाकी इसमें ऐसा कोई ज़्यादा वो है नहीं, डिस्कस करने की कोई ख़ास बात नहीं है। पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बात की थी कि इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे अप्लाइड होते हैं, किसी सिचुएशन में उसको अप्लाई किया होता है, या थोड़ा सा ज़्यादा स्टेटमेंट दी गई होती है और उसमें आपसे इसी स्टेजेस के हवाले से कोई क्वेश्चन वो कर रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ जो एमसीक्यूज़ है पीडीएफ फॉर्म में वो शेयर करता जाऊँगा, तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी और ये थ्योरीज़ आपको मज़ीद गहराई में समझ आ जाएँगी। अच्छा, लिव वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है, सोशो कल्चरल थ्योरी, ये भी एक तरह से डेवलपमेंटल थ्योरी आप इसको कह दें, या लर्निंग थ्योरी, दोनों के अंदर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी। एक तो होता है ज़ोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, एक ये ज़ोन होता है जिसमें बच्चे खुद जो है वो सब कुछ सीख सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक लेवल है जिसमें बच्चों को ज़रूरत होती है किसी हेल्प करने वाले की, किसी टीचर की या किसी दोस्त की, ठीक है। पीर होगा या कोई टीचर होगा, मेंटोर होगा। अच्छा, कोई कॉन्सेप्ट है वो किसी बच्चे ने सीखना है या समझना है, तो उसके 3 स्टेजेस हो सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट में या तो ये है कि वो कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा ईज़ी है, तो वो इस स्टेज में होगा, तो हमें वो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनको बोरिंग लगेगा। वो चीज़ वो पहले से जानते हैं, ठीक है, तो वो उनको बोरिंग लगेगा। इस स्टेज में ये वाला जो सर्कल है बीच वाला, जो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, हमें इस स्टेज में बच्चों को चीज़ें समझानी चाहिए। ये जो है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के ऊपर जो ज़ोन है, 3 ज़ोन्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। जो
अब ये एक ऐसा जोन है जिसमें अगर आप बच्चे की हेल्प भी कर दें तब भी वो एक्टिविटी, वो टास्क जो हम उसको दे रहे हैं वो उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो हमें ना तो लेसन्स या कॉन्सेप्ट्स जो हैं ना इतने हार्ड लेके चलने होते हैं, ना इतने जो है हमने ईज़ी रखने होते हैं कि ज़ोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट में चले जाएँ, बल्कि हमने हमेशा ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में रहना होता है। तो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में रहते हुए हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? एक टेम्परेरी हम उसको सहारा देते हैं, टेम्परेरी। जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक घर बन रही है, इमारत बन रहा है, तो जब दीवारें बना रहे हैं तो उसको एक टेम्परेरी सपोर्ट दे रहे होते हैं। जब छत बन रही होती है तो एक टेम्परेरी सपोर्ट दे रहे होते हैं। जब वो जो है प्रॉपर्ली वो बन जाती हैं तो फिर वो सपोर्ट वो हटा देते हैं। तो इसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो टीचर का काम क्या होगा? वो एक स्कैफोल्डिंग करेगा, एक टेम्परेरी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और इसमें क्या है? लैंग्वेज एज़ ए टूल ऑफ थॉट। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखें इसमें कि इसमें एक लैंग्वेज जो है वो सिर्फ टूल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है? लिव वाइगोट्स्की के मुताबिक लैंग्वेज जो है सिर्फ टूल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि एज ए टूल ऑफ थॉट भी है। किस तरीके से? कि लैंग्वेज जो है हम ये कहता है कि एक बंदा जब अपने साथ वो बातें कर रहा है तो वो अपने लिए जो गोल्स है या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इससे बढ़ती है, ठीक है? आपको शायद ये एक्सपीरियंस आप लोगों का हो चुका होगा कि कोई भी चीज़ आप समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसको जो है या तो तेज़-तेज़ बोलते हैं या अगर अपने आप से आपने कोई कॉन्सेप्ट जो है उसको सीखना है, किसी चीज़ के ऊपर आपने थिंकिंग करती है तो हम कहते हैं कि थिंक अलाउड। लाउड थिंकिंग करें, खुद से बातें करें। तो खुद से जब आप बातें करते हैं तो आप उस चीज़ को ज़्यादा सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, ज़्यादा सही तरीके से उसको जो है कम्प्रहेंड करते हैं। तो एज़ ए टूल फॉर थॉट भी लैंग्वेज को ये यूज़ करने की बात करता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसके क्या है? ये कहता है प्रोमोट कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग, फिर मैंने वही बात की कि ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कुछ बच्चे जो हैं वो क्लास के अंदर ऐसे होते हैं जो काबिल होते हैं। वो ऑलरेडी अपने जो आपके वीक स्टूडेंट हैं उनको जो उनके प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ज़ोन में उनको वो गाइड करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? पीयर सपोर्ट। फिर वही बात आती है एंड टीचर गाइडेंस। टीचर गाइडेंस हमने बात की स्कैफोल्डिंग वाली। तो ये थ्योरीज़ जो हैं लास्ट हमने जेरोम ब्रूनर्स की थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की थी। तो इसमें हमने कहा था कि बच्चा जो है वो 3 स्टेजेस में चीज़ों को सीखता है। इनएक्टिव मतलब एक्शन बेस्ड, ये छोटे बच्चे हैं और वो एक्शन बेस्ड जो है वो चीज़ों को सीखते हैं। किस तरीके से? वो हर चीज़ को जो है करके सीखते हैं, ठीक है? वो हर चीज़ को करके सीखते हैं। एक्टिविटी बेस्ड एक तरीके से आप कह दें, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है? दूसरा क्या है? आइकॉनिक स्टेज आप कह दें, वो इमेज बेस्ड लर्निंग वो होती है। इस स्टेज पर आप बच्चों को चार्ट्स या डायग्राम्स वगैरह दिखाकर जो है वो चीज़ें समझा सकते हैं। और तीसरा जो स्टेज है वो सिंबॉलिक है। तो इसमें लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग होती है। इसमें आप बच्चों को जो है लैंग्वेज या टेक्स्ट के ज़रिए जो है वो चीज़ें पढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो ये कहता है कि लर्निंग जो है वो 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए जो है हम लर्निंग करते हैं, या तो बाय डूइंग समथिंग, या कोई इमेज वगैरह देखकर विजुअल लर्निंग करते हैं, या लैंग्वेज टेक्स्ट बेस्ड जो है वो लर्निंग करते हैं। स्पाइरल करिकुलम का क्या मतलब है? स्पाइरल करिकुलम का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हमने अगर पढ़ानी है तो हमने क्या करना है, उसको ये तीनों जो है एक तरीके से ये तीनों उसके अंदर आप इंक्लूड करें।